So hey guys, welcome back to the YouTube channel and today we are going to start with the daily current affairs और आज है 12 अगस्त 2024। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन सेबी चीफ रेजेस पॉलिटिकल स्टॉर्म। राहुल गांधी ऑन संडे डिमांडेड अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जीपीसी जिसे कहते हैं। तो ये डिमांड अपोजिशन पार्टी की थी जो कि एक एड हॉक कमेटी होती है। एड हॉक कमेटी बेसिकली टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए होती है और ये चाहते हैं कि इंक्वायरी हो किस पे, सेबी के अगेंस्ट जो चार्जेस है उसके ऊपर, ठीक है, जिसके चेयरपर्सन है माधवी पूरी बुच इन द लेटेस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट। बेसिकली जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, अपोजिशंस भी बैठते हैं। इट्स एन एड हॉक कमेटी जो कि हमेशा एड हॉक कमेटी जो होता है वो हमेशा लोकसभा के द्वारा मेंबर के द्वारा चेयर्ड होता है, जो कि अब वो कौन चेयर करेगा वो चूज़ किया जाता है स्पीकर के द्वारा। मेंस पर्सपेक्टिव से आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एथिकल डिलेमा ये सब टॉपिक्स को देखना पड़ेगा। सेकंड टॉपिक पे आते हैं। क्रेस्ट गेट, तुंगभद्रा रिजर्वेयर वॉज वॉश्ड अवे, अलर्ट इशूड एज आउटफ्लो सेट टू इंक्रीज। सो बेसिकली तुंगभद्रा के बारे में बात कर रहा है। अब तुंगभद्रा का ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर। फ्लड वार्निंग इशू हुई थी। बेसिकली द नेम, ये जो तुंगभद्रा नेम है ये कहाँ से आता है? फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर दैट इज़ तुंग एंड भद्रा, जो कि ओरिजिन है। बेसिकली तुंग एंड भद्रा जो है तुंगभद्रा के ट्रिब्यूटरीज है और तुंग एंड भद्रा दोनों के दोनों कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। कहाँ पे ओरिजिनेट करता है? ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से, और ये मीट करता है कुडली में जो कि कर्नाटका में है। बेसिकली फ्लोज जो है वो कहाँ से रफली ये फ्लो करता है नॉर्थ वेस्ट से, बिफोर एंटरिंग दी कृष्णा रिवर नियर संगमलेश्वर इन आंध्र प्रदेश। इस रिवर के टोटल लेंथ है 53 किलोमीटर और कैचमेंट एरिया है इसका 28,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये रिवर रन करती है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से। तुंगभद्रा को प्रीवियसली पहले जो तुंगभद्रा है इसको वर्धा नाम से भी जानते थे, वदती हागरी रिवर के नाम से भी जान जाते हैं, और वदती हागरी रिवर एंड वारदा अब इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। रामायण में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है पंपा नदी के नाम से। इस रिवर का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? विजयनगर एम्पायर में। बेसिकली विजयनगर एम्पायर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये रिवर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर था उनके लिए। हम्पी भी तुंगभद्रा के बैंक्स पे लाई करता है। विरूपाक्ष टेम्पल ये भी इसके बैंक पे लाई करता है। ये कुछ डैम्स बनाती है जैसे कि तुंग आनेकट डैम, तुंगभद्रा डैम, भद्र डैम एंड हेमवती डैम। चांसेस ऑफ फ्लड लैंडस्लाइड न्यू दिस रिवर, दैट इज़ वाई ये जो है आर्टिकल क्रेस्ट गेट तुंगभद्रा रिजर्वेयर वॉश्ड अवे, अलर्ट इशूड एज आउटफ्लो सेट टू इंक्रीज टॉपिक आज के द हिंदू एडिटोरियल में आया हुआ था। थर्ड टॉपिक है हमारा व्हेन कंजर्वेशन क्लासेस विद लाइवलीहुड सो जब कंजर्वेशन क्लास करता है लाइवलीहुड के साथ तो ये टॉपिक क्यों आया था? बेसिकली वेस्टर्न घाट जो है इंडिया का, अगर आप मैप देखेंगे तो ये पार्ट वेस्टर्न घाट कहलाता है। यहाँ पे अच्छी बायोडाइवर्सिटी और ये फॉरेस्ट लैंड है। एक कमेटी थी माधव गडगिल कमेटी, इन्होंने कहा था कि जो ये एरिया है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है, इसलिए इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन क्रिएट करता है। कहता है कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इशू क्या थी? जो लोग इसमें प्लांटेशन करना चाहते हैं उनके लिए वो इनके अगेंस्ट हो गए। झूम कल्टीवेशन लोग इनके अगेंस्ट हो गए माधव गडगिल कमेटी के। मिनरल कंजर्वेशन और माइनिंग करने वाले लोग इसके अगेंस्ट हो गए। लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वे चाहते थे कि नया कमेटी बने, और नया कमेटी आया जिसके हेड थे कस्तूरी रंजन। इन्होंने कहा था कि 37% पार्ट जो है वेस्टर्न घाट का उसको सेंसिटिव जोन बना देते हैं। लोगों ने एक्सेप्ट किया, बट कुछ टाइम के बाद वापस से वो वही करने लगे, फिर से पेड़ काटने लगे, फिर से माइनिंग करने लगे, और जिसके कारण से फ्लड आया और पूरे के पूरे जोन को वॉश अवे कर गया। बेसिकली इस आर्टिकल का आइडिया ये था कि लैंड यूज चेंज को अटेंशन चाहिए, हैंस देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन लाइवलीहुड एंड नेचर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रीस इन फ्लेम्स, राइट? ग्रीस इन फ्लेम्स। सो बेसिकली फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो फॉरेस्ट फायर है ये ग्रीस तक पहुंच गया है बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं उसमें चिलिंग एजेंट्स होते हैं, राइट?
अभी ये जो आपके चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, इसके कारण से कुछ पत्तों में आग लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। नाउ व्हाई फॉरेस्ट फायर्स वी आर स्टडिंग। देखो फॉरेस्ट फायर्स क्यों होता है, उसके दो कारण होते हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल में क्या होता है, जैसे विंड हो गए, लोकल विंड हो गए, वार्म एयर फोकस बिटवीन ड्राई लीव्स एंड लीव हैज़ चिलेटिंग एजेंट, देन इट विल कॉज फायर। तो क्या कहना चाह रहा है, जो हवा बहती है, सब स्पेशली लोकल विंड जब बहती है, तो लोकल विंड जब बहती है तो कुछ लोकल विंड्स पत्तों के बीच से वार्म एयर के साथ बहती है, और इसके कारण से लीफ में जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो जो है आग लगाने की संभावनाएं को बढ़ा देता है। एंथ्रोपोजेनिक क्या होती है, जैसे टूरिज्म, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, ये सब कॉजेज़ हैं फॉरेस्ट फायर के। इंडिया में मणिपुर, मेघालय, इन सब जोन्स में ऐसे ट्रीज़ पाए जाते हैं जिनकी लीव्स में चिलेटिंग एजेंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। मेजर्स टू बी टेकन। अब इससे बचने के लिए क्या मेजर्स आप ले सकते हो, बेसिकली फायर ब्रेक्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, और परमानेंट फायर कंट्रोल रॉक वॉल बैरियर शुड बी कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ the Google monopoly antitrust case and how does it affects consumers। सो बेसिकली गूगल जो है बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज़ के साथ और साझेदार कंपनीज़ के साथ एक ऐसी एग्रीमेंट बनाती है जिसके हिसाब से गूगल एक लौता डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा और सर्च इंजन होगा। आप कभी भी कोई भी फ़ोन खोलेंगे एंड्रॉयड, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में आपको गूगल ही मिलेगा। आप गूगल हटा के किसी और से किसी और से आप सर्च नहीं करोगे, और सपोज़ आप गूगल हटा दोगे तो सर्च कैसे करोगे। तो गूगल ने कुछ ऐसा एग्रीमेंट बनाया है कि यही रहेगा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, ठीक है। तो इसके कारण गूगल पे केस किया गया, जिसमें अमित मेहता जो कि एक इंडियन ओरिजिन जज है, इन्होंने कहा गूगल भैया तुम तो बड़े मोनोपोलिस्टिक हो। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, जिसका दबदबा हो जिस कंपनी का, कि कोई और कंपनी उसके सामने टिक ही ना सके। और इन्होंने कहा कि आपके एक्ट्स जो है वो शर्मन एक्ट 1890 के अगेंस्ट है, सेक्शन 2 के। तो गूगल को टाइम मिला, अब वो इसके अगेंस्ट अपील कर रही है, शर्मन एक्ट के अगेंस्ट में। सो दैट इज़ वाई दिस वाज अ न्यूज़। इंडिया में लेकिन कंपटीशन एक्ट है जो कि इस टॉपिक में ऐड हुआ है। इंडिया कंपटीशन एक्ट 2002 जो है एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी है जो कि क्रिएट करता है, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी तक में ग्रेट अचीवमेंट इसने किया है। 80% से ज़्यादा डिस्पोजल रेट है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा हमारी कंट्री में काम करती है। इतना ही नहीं, इसने BCCI पे भी पेनल्टी लगा गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ AC इन इंडिया could lead to rise in emission by as much 120 million metric tons by 2050 according to the studies। AC के कारण एमिशंस होता है ग्रीन हाउस और अलग अलग गैसेस के कारण, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप और AC खरीदोगे, ठीक है, और AC खरीदोगे और एमिशन बढ़ेगा, तो अल्टरनेटिवली हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो इससे कॉम्बैट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ओनली वे टू स्टॉप देयर इज़ आपको नेशनल कूलिंग प्लान लाना चाहिए, रैशनल यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आप झेल सकते हो तो नॉर्मल टेम्परेचर आप झेल लो, फ़ैन में या कूलर भी मैं नहीं बोलूँगी, फ़ैन आप यूज़ कर सकते हो। आपका वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे कि जो बच्चे दिल्ली में रहते होंगे, स्पेशली पटेल नगर और जैसे एरियाज़ में, उन्हें पता होगा बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग इतनी ज़्यादा है कि मतलब वेंटिलेशन में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वेंटिलेशन अच्छा चाहिए। अगर वेंटिलेशन अच्छी होगी तो AC और उसकी कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि वेंटिलेशन ख़राब है तो हर लोग चाहता है कि अंदर जो है टेम्परेचर कूल रहे, तो वो लोग AC पे AC लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण से एमिशंस बहुत ज़्यादा हो रही है।